नमस्कार, सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। यदि आप डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के रोगी हैं तो यह वीडियो खास करके आपके लिए है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो से उम्मीद है कि आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शुगर रोगियों के लिए यह वीडियो एक आशा की किरण है और इसमें सारा कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो उन मरीजों के लिए है जो टाइप 2 के पेशेंट यानी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के पेशेंट हैं। दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है क्या? तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसके अंदर बीमारी में ये होता है कि खून में शुगर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट को परेशानी होने लगती है। अब देखिए, इसमें कारण क्या होता है। हमारे शरीर में उपस्थित एंडोक्राइन ग्लैंड से इंसुलिन का कम मात्रा में स्रावित होना। दूसरा कारण है आनुवांशिक लक्षण, जैसे किसी के माता पिता को है तो हो सकता है कि उसके बच्चों में भी ये बीमारी हो जाए। तीसरा जो कारण है सेडेंटरी लाइफ, यानी किसी का ऑफिस का जीवन है, कोई दुकानदार है, यानी वो शारीरिक मेहनत नहीं करता है, काम धंधा नहीं करता है, तो उसको भी ये बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। चूँकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि ये फोक में हो, जिससे कि अधिक लोगों को समझ में आ सके। एक जो चौथा कारण है मॉडर्न लाइफ स्टाइल। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, घर का खाना कम पसंद करते हैं। और बाहर के खाने में जैसे समोसा हो गया, इस टाइप की चीज़ें हो गई, जिसमें क्या होता है कि ये मतलब ये समझिए कि एक प्रकार का अननेचुरल लाइफ है और जितना हम नेचर के करीब रहेंगे उतना ही हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। तो जो ट्रांस फैट हम खाते हैं वो क्या होता है कि हमारे जो इंसुलिन निकालने वाले ग्लैंड यानी पैंक्रियाज है उसको ये ख़राब कर देता है और ये हमारे गलत खान पान, विरुद्ध आहार, कोल्ड ड्रिंक, एल्कोहल दैट मीन्स शराब, फास्ट फूड और ट्रांस फैट, ये इसके कारण है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखें कि एक्चुअल ये पैंक्रियाज होता कहाँ है। तो पैंक्रियाज हमारे पेट के अंदर छोटी आंत के पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है और एक एक्सो सिक्रीशन भी करता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और उस पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, इसीलिए इस आर्गन को कॉम्प्लेक्स आर्गन भी कहते हैं। अब एक्सोक्राइन फंक्शन इसका क्या होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन में पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है उसमें लाइपेज नाम का एंजाइम होता है जो हम लोग भोजन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इसके पाचन में ये मदद करता है। एंडोक्राइन फंक्शन में ये हम देखते हैं कि एंडोक्राइन फंक्शन इसका ये है कि पैंक्रियाज हमारा इंसुलिन का जो स्राव करता है वह हमारे खून में उपस्थित शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने दैनिक कार्यों में करते हैं, जैसे दौड़ना, खेलना, हंसना, कूदना, बोलना इत्यादि जो भी काम है, ये हमारे उस रिलीज एनर्जी से ही होता है। पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, यदि ये किसी तरह से, मतलब जो हम लोग कारण पहले देखे हैं कि किन किन कारणों से इसमें इसके कार्य में परेशानियां आती है,
या ये आर्गन जो है अपना सही रूप से काम नहीं कर पाता है। तो इसके चलते हम लोग एक इसमें पैथोफिजियोलॉजी होता है, यानी शरीर में किस टाइप का प्रॉब्लम आ गया है जिसके चलते, चूँकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है और लाइफ टाइम भी डिजीज़ है, इसलिए हम लोग थोड़ा इस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। अब पैथोफिजियोलॉजी में ये होता है दोस्तों कि ये जो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिजीज भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड यानी पैंक्रियाज जो इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, वह किन्हीं कारणोंवश शिथिल पड़ जाता है, यानी इनएक्टिव समझिए कि हो गया है। तो उसमें ज़रूरत के अनुसार यानी जितनी ज़रूरत हमें चाहिए उतना ये इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता है, चूँकि इंसुलिन ही हमारे खून में उपस्थित शुगर को पचाता है। दोस्तों, जो हमारे खून में उपस्थित शुगर है उसके विघटन से, या ये कहिए कि जब वो खून को सही रूप से इंसुलिन मतलब शुगर को जो नियंत्रित करने वाला इंसुलिन है, और यदि वह उसमें इम्बैलेंस हो जाता है यानी किसी प्रकार की परेशानी आ गई, तो रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसका असर हमारे शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। क्योंकि हम आपको पता ही है कि जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे हमारे अंग में जो हमारे पूरे बॉडी में जो मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं उसमें सब में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे बॉडी से एनर्जी जो रिलीज होती है उसी से हमको चलना है फिरना है, और ये जो ब्लड होता है ये हमारे सभी अंगों तक पहुंचता है, जैसे गुर्दे, आँखों पर, हृदय पर, नसों में, ब्लड वेसल्स इत्यादि पर पहुंच करके। और यदि ब्लड गाढ़ा हो गया है तो जितने हमारे अंग्स हैं मतलब आर्गन्स हैं वो सभी आर्गन्स के ऊपर इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए रोगी को जो कुछ प्री डायबिटिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी रोगी को तो पहले पता नहीं है कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हम शुगर के रोगी हैं, तो उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या लक्षण दिखाई देता है, तो पहला लक्षण उसमें मिलता है कि पॉलीडिप्सिया, यानी उसको बहुत प्यास लगने लगती है। पॉलीयूरिया, उसको बार बार पेशाब आता है। पॉलीफेजिया, उसको भूख भी बहुत जल्दी लगती है, ज़्यादा लगती है, और उसके बावजूद भी उसको थकान भी महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, चक्कर आने लगता है। ये सब कारण क्या होता है? तो अब देखिए कि पॉलीडिप्सिया यानी प्यास अधिक क्यों लगती है। तो प्यास इसलिए अधिक लगती है कि जब हमारे शरीर में जो खून है वह खून यदि शुगर के चलते गाढ़ा हो जाता है तो क्या करता है कि जो सेल सैप यानी सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको वो अपने तरफ खींचने लगता है, यानी ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। तो जब हमारे सेल के अंदर लिक्विड की कमी हो जाती है, सेल सैप की कमी हो जाती है, तो आपको पता ही है कि हमारी पूरी बॉडी जो है ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के अधीन है। जैसे जितने भारत के राज्य हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बॉडी है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, चूँकि हमारे बॉडी में आपको पता ही है 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इनके अधीन ही ये हमारी बॉडी चलती है, रेगुलेट होती है। जैसे जैसे ये आदेश देते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारी शरीर क्रिया करती है। तो उसमें जो सेल सैप की कमी होती है तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे अंदर सेल में सैप की कमी हो गई, यानी लिक्विड पानी की कमी हो गई है, तो आप इसको बोलिए आदमी पानी पिए। तो इसीलिए उसको बार बार प्यास लगती है, और जितनी अधिक मात्रा में वो पानी पीता है उतना ही उसको पेशाब भी लगता है। और जब पेशाब ज़्यादा लगता है तो चूँकि खून गाढ़ा है तो हमारा किडनी यानी जो नेफ्रॉन्स हैं वो उसको छानने काम करते हैं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है कुछ तो बाहर निकलता है और कुछ फिर हमारे ब्लड के अंदर
लौट जाता है, नहीं रिटर्न हो जाता है। इससे जो हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अब उस कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। तो अब हम लोग ध्यान देने की बात है कि एक तो कॉम्प्लिकेशंस में आता है नेफ्रोपैथी, यानी हमारी किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसके बाद से रेटिनोपैथी, यानी आँखों पर जब वो ब्लड जाता है, कंसंट्रेटेड ब्लड, तो उसके चलते रोगी को आँखों से धुंधला दिखाई देना, जल्दी मोतियाबिंद का होना, और तीसरे नंबर हमारे हार्ट में भी वो ब्लड जाता आता है तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे बीपी का बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जब हम कराते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, एलडीएल वीएलडीएल इम्बैलेंस हो जाता है और उसके चलते पेशेंट का बीपी बढ़ने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। उसके बाद से चूँकि हमारा ब्लड गाढ़ा है तो कहीं कट फट गया, आपको पता ही है कि जो शुगर होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा एक स्रोत होता है, कि शुगर में बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो उसके चलते डायबिटिक फुट यदि हो गया तो वो जल्दी हील नहीं होता है। डायबिटिक अल्सर हो गया, फुट अल्सर, वो भी जल्दी हील नहीं, यानी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए लास्ट में डॉक्टर क्या करता है कि एम्प्यूटेशन, यानी फुट एम्प्यूटेशन, यानी पैर को काटना पड़ेगा, तब जा कर के ये जख्म ठीक होगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ आर्थ्रोपैथी में, यानी जॉइंट्स में भी जो ये ब्लड जाता आता है तो उसके चलते गठिया, बात, यानी डिफरेंट टाइप की डिजीज और पैदा हो जाती है, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होने लगती है। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि अब इसका जो डायग्नोसिस हमको कराना है, तो डायग्नोसिस में हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम ये चेकअप कराते हैं कि इसका HbA1c कितना है। तो HbA1c यदि 5.7 से 6.4 के बीच में है तब तो नॉर्मल है। यदि वो राइज कर गया तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। फास्टिंग ब्लड शुगर हम देखते हैं उसमें कि फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, तो वो 100 से लेकर के 110 mg पर डेसीलीटर होता है। और यदि हम रैंडम ब्लड शुगर देखते हैं तो वो 140 से 150 mg पर डेसीलीटर के आसपास होता है। दोस्तों ये चूँकि आपको पता है कि ग्लूकोज कैसे रिएक्ट करता है इंसुलिन से, तो इंसुलिन का जो सूत्र होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C45H69, यानी कार्बन उसमें 45 होता है, हाइड्रोजन 69 होता है, नाइट्रोजन 11 होता है, सल्फर 3 होता है, और चूँकि लिक्विड फॉर्म में है तो H2O तो साथ में रहेगा ही रहेगा, तभी तो वो जा कर के हमारे ब्लड में जा कर के और ग्लूकोज को पचाता है। और जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब इसमें देखना है कि हम इसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से हम देखें तो मतलब कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि ये मैनेजिंग डिजीज़ है। आप इस डिजीज़ से कभी उबर नहीं सकते हैं, जहाँ तक अभी पूरे साइंस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। और यदि कोई चीज़ चैलेंज में है तो उसके साथ हम लोगों को मैनेज करना होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी पढ़े लिखे इंसान की शादी किसी अनपढ़ लड़की से हो गया, या किसी पढ़ी लिखी लड़की का किसी अनपढ़ से शादी हो गया, तो पढ़े लिखे में वो अनपढ़ डाइल्यूट नहीं होगा, पढ़े लिखे को उस अनपढ़ में डाइल्यूट होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमको क्या करना है कि इस बीमारी के साथ मैनेज करना होता है। और जैसे हम इसे मैनेज करते हैं तो हो सकता है कि रिवर्स डायबिटीज़ भी हो जाए, यानी हम अपने डायबिटीज़ को एकदम बिल्कुल नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा और अपने त्रिदोष को, यानी जो आयुर्वेद में त्रिदोष कहा गया है, उस त्रिदोष को हमेशा बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए हम लोग जो जितने डॉक्टर्स हैं वो इसमें जो ट्रीटमेंट देते हैं,
या ये कहिए कि जो मेरा ओपिनियन है कि मैं इसमें जो ट्रीटमेंट देता हूँ कि रात में सोते समय 1 चम्मच त्रिफला, और त्रिफला इसलिए दिया जाता है कि त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट आप पूछिएगा कि होता क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर यदि किसी प्रकार का फ्री रेडिकल्स है जो डिपॉजिट हो रहा है, उसको वो शरीर से मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। इसी को एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। और साथ में वो हमारे शरीर के सातों धातुओं का पोषण भी करता है। और हमारे शरीर में 7 धातुएं, जो अब इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 7 धातुएं होती क्या है। तो फिर उसके बाद सुबह में हम क्या करते हैं कि सुबह के लिए एक चूरन बनाते हैं, और उस चूरन को आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पंसारी की दुकान से ले आइए, अपने घर पर बना लीजिए। गुड़मार 100 ग्राम, सूखा करेला 100 ग्राम और कुटकी 50 ग्राम, ये सबका कपड़ छान चूर्ण बना करके और खाना खाने से आधा घंटा पहले सुबह में हम इसको ले लेते हैं। फिर दोपहर में हम क्या करते हैं कि त्रिभंग भस्म शरीर की क्षमता के अनुसार ये 65 mg से 125 mg के बीच में, प्लस शुद्ध शिलाजित 125 mg से 250 mg के बीच लेकर के, और हम इसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ ले लेते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यदि चूँकि मैनेजिंग डिजीज़ है और लाइफ टाइम डिजीज़ है, तो हम कभी आंवला ले लिए, कभी हल्दी आंवला मिक्स करके ले लिए। तो हल्दी आंवला कितना हमको मिक्स करना है, तो 2 चिटकी हल्दी, 1 चम्मच आंवले का चूरन, या फ्रेश आंवला मिलता है तो उसका जूस निकाल लेते हैं, उसमें 2 चिटकी हल्दी डाल करके और थोड़ा सा शहद डाल करके उसको हम पी लेते हैं। महीने में 2-4 दिन बेलपत्र ले लिए। उसके बाद से रात में मेथी को भिगाए 1 चम्मच और सुबह उसका पानी पी लिए। एलोवेरा का जूस ले लिए। महीने में 2-4 दिन नीम की पत्ती और तुलसी की पत्ती ले लिए। ये सब क्या होता है कि एक दिन तो नहीं करना होता है, मतलब एक ही दिन में सारा नहीं लेना है। ये हमको किसी आयुर्वेदाचार्य के देख रेख में धीरे धीरे महीने में कभी 2 दिन ये, 2 दिन ये, 2 दिन ये, 4 दिन ये। उसके बाद से हमको यदि मान लीजिए कि इतना बनाने का टाइम नहीं है, तो कुछ रेडीमेड औषधियाँ हैं, जैसे एक एमिल कंपनी का अमरी प्लस ग्रेन्यूल्स आता है, वो हम सुबह में खाना खाने से 20-25 मिनट पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी से ले लेते हैं। खाना खाने के बाद चंद्रप्रभा बट्टी 1-1 गोली सुबह शाम ले लेते हैं। यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बसंत कुसुमाकर रस भी किसी आयुर्वेदाचार्य के देख रेख में आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आप खा सकते हैं। वैसे तो बसंत कुसुमाकर रस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मैंने पहले आपको दवाइयाँ बताई, उन दवाओं से ही मैनेज 100% कर लेते हैं। और इसमें हमको खान पान में क्या लेना है, ये देखिए कि पथ्य में हमको लेना है, जैसे कभी जामुन ले लिए, सेव खा लिए, नाशपाती ले लिए, संतरा ले लिए, पपीता ले लिए, अनार खा लिए, किसी दिन अमरूद खा लिए। बाकी हरा साग सब्जी अपने रूटीन डाइट में लेना है। उसके बाद से इवनिंग और मॉर्निंग वॉक, यानी सुबह और शाम को खाना खा करके कम से कम 1000 कदम चलना है। उसके बाद से अपने डेली लाइफ में, चाहे बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा योगा करना है, अनुलोम विलोम करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है। और रोटी हमको किस चीज़ का बनाना है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है यानी शुगर के रोगी हैं, उनको गेहूँ, रागी, बाजरा और काला चना, मक्का, ये सब मिक्स करके उसका आटा बनवा लें और उसकी रोटी बना करके खाएं। कभी कभार हम पुराने चावल का भात भी खा सकते हैं। वो कैसे भात बनाना है कि उसको कुकर में नहीं बनाना है, हमको किसी पतीले में बना करके और माड़ उसका निकाल करके फेंक देना है, फिर उस चावल को खा लेना है। लेकिन यह भी मतलब बहुत दिल न माने तो आदमी खा सकता है कभी कभार।
अब हमको परहेज़ क्या करना होता है इसमें कि मीठा हो गया, यानी किसी प्रकार का मीठा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, फास्ट फूड, ये सब जो चीज़ें हैं ये स्ट्रिक्टली हमको परहेज़ करना चाहिए। और इससे ये होता है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है और हम बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आप एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।